हेलो बच्चों, क्या फिजिक्स में आपके साथ भी ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, आंसर भी आ जाता है, ऑप्शन में भी मिल जाता है और आप ओएमआर में गोला भर के भी आ जाते हो, लेकिन जब आंसर चेक करते हो तो उसका आंसर तुम्हारा गलत निकलता है। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला भी पता था, कॉन्सेप्ट भी पता था, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक आपने करी है। तो आज का ये वीडियो फिर तुम्हारे लिए ही है और इस वीडियो में मैं वो सिली मिस्टेक बताऊंगा जो एक टॉपर बच्चा भी करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें हम बात करें तो क्वेश्चन के थ्रू हम सिली मिस्टेक को देखेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बार स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर निकालो। तुम देखते हैं कि क्या तुम वो मिस्टेक कर रहे हो जो मैं पूछना चाह रहा हूं। तो देखो यहां पर ये हमें दो कार दे रखी है, मान लो उनकी हमें स्पीड दे रखी है और हमसे पूछा गया है इसमें फाइंड रिलेटिव स्पीड ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी है। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करो और आंसर निकालो। तो देखो यहां पर हमें रिलेटिव स्पीड पूछी गई है, तो ए की बी के रिलेटिव हमें स्पीड पूछी, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हम क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी, यही लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी कितनी है, 72 है और किस तरफ है, इस तरफ, तो ये लिख दिया हमने आई के। ठीक है, बी की स्पीड किस तरफ है, इस तरफ, तो उसको हमने लिख दिया माइनस का आई के। वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने माइनस का आई के, ये बन गया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास 72 और ये तो 6 और 2 8 और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 108 ये आएगा। तो 108 आई कैप ये आ गया। तो बच्चा आंसर क्या कर देता है, 108 कर देता है। ठीक है, लेकिन आंसर 108 नहीं है क्योंकि आंसर हमें दे रखा है मीटर पर सेकंड यूनिट में और हमने जो निकाला है ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में है। बच्चा जैसे ही 108 आता है 108 को देखता है, ऑप्शन ए को गोला भर के आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में वो देखता है कि आंसर तो हमें मीटर पर सेकेंड यूनिट में दिए हुए हैं और जो क्वेश्चन में हमें यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में, तो हमें फिर क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें इस 108 को बदलना पड़ेगा। तो इसको हमें अगर बदलना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये आंसर तो किस में था, किलोमीटर पर आवर में। तो वो हमें मल्टीप्लाई करना है, ये 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 × 5 कितना बनेगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में सही आंसर भी था, लेकिन तुम्हें सही वो लग रहा था क्योंकि तुमने यूनिट का ध्यान नहीं रखा है। तो यूनिट का ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले जब भी डेटा देखो उसके साथ साथ यूनिट देखते हुए चलो। ठीक है, और जब भी ऑप्शन में आंसर देखो तो उनके पीछे की यूनिट को भी देखते हुए चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमें दे रखा है कि हीट इज गिवन टू सिस्टम 50 कैलोरी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। ठीक है, 100 जूल। देन फाइंड चेंज इन इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटर एनर्जी कितनी चेंज हुई होगी सिस्टम की वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो बच्चा ये भी लिख लेता है कि हाँ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। ठीक है, एक बार तुम स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, आंसर निकाल के बता सकते हो। ठीक है, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो हमें क्या दे रखा है, देखो 50 कैलोरी ये दे रखा है, ये दे रखा है वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है तो ये लिख दिया, और हीट गिवन टू सिस्टम ये लिख दिया, और डेल्टा U पूछा है तो बच्चा यहां से डेल्टा U निकाल लेता है और वो डेल्टा U कितना आता है, यहां से -60 आ जाता है और बच्चा -60 पे गोला भर के आ जाता है। ऑप्शन बी उसका सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन बी सही आंसर नहीं है। ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि उसने यूनिट को देखा ही नहीं। उसने तो 50 देखा, 110 देखा और
उसने देखा कि वर्क दे रखा है, हीट दे रखी है, इंटरनेट दी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है क्योंकि उसने फिजिक्स पढ़ी है, उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पता है, उसने वैल्यू भी रखी है, सब कुछ सही किया है, लेकिन उसने यूनिट का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए उसका आंसर गलत हो जाएगा। और गलत आंसर भी एग्जामिनर ऑप्शन में रखता है, ठीक है। तो ये खास बात है, सवाल में कोई दम वैसा नहीं है। तो हमें क्या देखना है, देखो कि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें क्या यूनिट है। तो ऑप्शन में जूल यूनिट है, ये जूल यूनिट में है, ये कैलोरी यूनिट में है। तो इसमें जो भी वैल्यू हम रखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कैलोरी में से जूल को माइनस कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, यूनिट को हम पहले बदलेंगे, सेम यूनिट में लेके आएंगे। अब किस में लेके आए, कैलोरी को जूल में बदले या जूल को कैलोरी में, वो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सी यूनिट है। तो ऑप्शन में हमें कौन सी यूनिट दी हुई है, जूल यूनिट दी हुई है, तो हम कैलोरी को जूल में बदल देते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ये होता है। तो यहां पर हम जो भी वैल्यू रखेंगे Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में, वो यूनिट कन्वर्जन के साथ रखेंगे। और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, तो इसको हम लिख देंगे Q जो हमने सिस्टम को दी है तो पॉजिटिव होगी। ये आ गया हमारा आंसर किसमें, ये वाला तो जूल में आ गया। डेल्टा U हो गया, W ऑलरेडी किसमें दे रखा था, ये जूल में दे रखा था, तो ये भी जूल में हो गया, ये भी जूल में हो गया, तो डेल्टा U भी जूल में आ जाएगा। तो डेल्टा U यहां से हमारे पास कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा U इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 210 और माइनस 110 यानी कि 100 जूल आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 100 जूल बनेगा, ना कि -60 जूल। तो इस तरह की गलतियों से ही हमारे 5 मार्क्स गायब हो जाते हैं। सही भी करते हैं हम, ठीक है, सब कुछ फॉर्मूला भी पता होता है, बस यूनिट का ध्यान नहीं रखने की वजह से हमें लगता है 4 मार्क्स आ गए, 4 नहीं 5 मार्क्स गायब हो गए। और 5 मार्क्स का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रैंक को ऊपर नीचे लाने में। अगला देखो, इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कंटेंट इन अ क्लोज वेसल इज इंक्रीज बाय 0.4%। तो एक आइडियल गैस है और एक क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर का मतलब है कि वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्लोज कंटेनर हमें क्या बता रहा है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और हमने क्या किया, प्रेशर आइडियल गैस का इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आगे वो बोल रहा है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज जो है टेम्परेचर में, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आइडियल गैस के लिए हम ये लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा तो पी किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी के, ठीक है। तो अगर हम पी को बढ़ाएंगे तो टी भी बढ़ेगा। तो वो बोल रहा है कि प्रेशर को हमने बढ़ा दिया 0.4%, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो इनिशियल टेम्परेचर गैस का क्या होगा। तो इसको तुम एक बार ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके आंसर निकालो, देखे क्या आंसर आता है इन ऑप्शन में से, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम P और T की बात करें तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों प्रोपोर्शनल है, और हम ये लिख सकते हैं यहां से कि डेल्टा P बाई P और डेल्टा T बाई T, ये लिख सकते हैं। जहां P क्या है, इनिशियल प्रेशर, P नोट लिख लो, और T नोट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा P चेंज इन प्रेशर, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अब दोनों तरफ मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो बनेगा परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, और ये बनेगा परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर, परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें क्या दे रखा है, देखो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर जो है हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 0.4% से, यानी कि ये हमें दे रखा है 0.4%। तो 0.4 ये हमें दे रखा है डेल्टा T बाई टी इंटू 100। हमसे क्या पूछा गया, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T नोट निकालना है। तो देखो डेल्टा T क्या है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज कितना है, 1 डिग्री, यानी कि इंक्रीज हो डिक्रीज हो वो चेंज ही बताता है, तो ये हो गया। और ये T नोट और मल्टीप्लाई 100, तो ये बनेगा 0.4। तो यहां से T नोट कितना आ जाएगा, देखो ये 100 हो गया, ये 0.4 हो गया, तो यहां से ये आ गया 250।
तो इनिशियल टेम्परेचर आ गया 250, तो जैसे 250 आएगा, 250 केल्विन आएगा या 250 डिग्री सेल्सियस आएगा, यहां बच्चा घबरा जाता है, ठीक है, या फिर वो कोई भी एक तुक्का लगाता है कि ये सही लग रहा है, इसके लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहां पर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में था, डेल्टा टी किस में था, डिग्री सेल्सियस में था, और तो बच्चा क्या आंसर कर देता है 250 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसको लगता है ये डिग्री सेल्सियस में है, तो ये भी किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, ये। अब क्यों ये है वो सुनो, कि हमने ये जो लिखा है, देखो PV इक्वल टू NRT में हम जानते हैं यहां T किस यूनिट में होता है, केल्विन में, ठीक है, तो ये केल्विन में है, और डेल्टा टी भी किस में है, केल्विन में है। लेकिन सर आपने तो डिग्री सेल्सियस दिया था, वही लिख दिया, क्योंकि बच्चों तुम जानते हो कि जो चेंज डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में होता है वही चेंज तो केल्विन में होता है। केल्विन में चेंज और डिग्री सेल्सियस में चेंज सेम ही होता है। ये हम थर्मोमीटर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, थर्मोमेट्री में, कि जो चेंज डिग्री सेल्सियस में वही चेंज किस में होता है, केल्विन स्केल में होता है। इसीलिए 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज सेल्सियस में, तो 1 केल्विन का ही चेंज आएगा, तो ये 1 केल्विन ही है चेंज। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करो या 1 केल्विन चेंज करो, तो ये केल्विन, ये भी केल्विन, तो आंसर हमारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बच्चा यहां तक भी सही कर देता है, ठीक है, ये भी आंसर निकाल लेता, मतलब उसको फिजिक्स आती है, उसको फॉर्मूला भी लगाना आता है, उसको ये भी पता है कि ये किस प्रोसेस का सवाल है, फिर भी आंसर गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है। तो ध्यान रखना है हमें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे लिए खतरनाक हो जाती है और वो हमें सिलेक्शन से बाहर ले जाती है, ठीक है। लेकिन तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखो और आगे बढ़े इसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं एक फोटोन गिरता है सरफेस पे, और अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। तो इससे रिलेटेड सवाल क्या बनता है, देखो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेवलेंथ जो है फोटोन का ये दे रखा है, वर्क फंक्शन हमें दे रखा है, वर्क फंक्शन हम जानते हैं मिनिमम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो दे रखी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें निकालना है। तो देखो इसमें हम क्या काम में लेते हैं, हम जो रिजल्ट काम में लेते हैं एच न्यू, ये तो फोटोन की एनर्जी हो गई, और ये जो है वर्क फंक्शन हो जाता है, और यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो, अगर ये जूल में है, ये भी जूल में है, और ये भी किसमें है, जूल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है इसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेवलेंथ दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ दे रखा है तो फिर एच न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, और वर्क फंक्शन तो दे ही रखा है हमें, तो ये आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसमें, जूल में। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं, ई वी नोट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई वी नोट। वी नोट क्या है, जहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये ई वी नोट हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहां पर हमें ये जो एच सी बाय लेमडा से अगर हम लेमडा रखते हैं तो आंसर जूल में आता है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, और काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी यहाँ पर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, अगर मैं यहाँ ओनली काइनेटिक एनर्जी रखूं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मान लो ये जूल में, अब बच्चा यहाँ एस सी बाय लेमडा रख के सोल्व करके जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कर रहा है, तो बताओ गलती नहीं होगी क्या। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जनरली वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी किस में रखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर हमें एनर्जी निकालनी है, तो 12400 डिवाइड बाई ये 4000 एंगस्ट्रॉन में, तो यहां से सोल्व करके फिर हमारे पास फोटोन की एनर्जी जो है वो किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। ये 12400 और यहां पर ये एंगस्ट्रॉन में हो जाएगा, तो जो E आएगी हमारे पास वो किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो उस एनर्जी को अगर हम यहां पर रख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है,
तो इसकी जगह जो जूल की जगह आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी जो यहां से निकलेगी वो भी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमसे काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, हमसे पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मान लो एक बार के लिए जो काइनेटिक एनर्जी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो सीधा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिख दोगे, 5 वोल्ट लिख दोगे। अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो मैं अभी सोल्व नहीं कर रहा हूं, वो तो मैथ्स का पार्ट है। मैं वैसे कर भी सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से कैंसिल होगा 3 और ये होगा 1, तो 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 नॉट ये है, तो चलो सोल्व ही कर देते हैं। तो ये आएगा 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ जाएगी हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा 29 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट का ध्यान रखेंगे कि ये जूल में है, ये जूल में है, तो ये भी जूल में होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है। अगला देखो, टेम्परेचर ऑफ गैस इज 27 डिग्री इनिशियली। एक गैस का टेम्परेचर इनिशियली 27 डिग्री है। फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर इट्स आरएमएस स्पीड विल बी डबल। किस टेम्परेचर पे इसकी स्पीड जो है डबल हो जाएगी, तो ये हमें बताना है। तो एक बार तुम खुद इसको ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके आंसर निकालो। ठीक है, तो करते हैं। देखो, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज 27 डिग्री। तो गैस का इनिशियली टेम्परेचर 27 डिग्री था, और किस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड डबल हो जाएगी। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है 3RT डिवाइड बाई mw, 3RT डिवाइड बाई mw। तो यहां पर टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन ये है, रूट में है। तो टेम्परेचर को अगर मैं डबल करता हूं या 4 टाइम करता हूं तो स्पीड डबल हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो कि अगर मैं टेम्परेचर को कितना कर दूं, 4 टाइम, तो रूट में ना है, तो 4 टाइम है, तो टेम्परेचर को जब डबल किया जाएगा तो फिर स्पीड, टेम्परेचर को 4 टाइम किया जाएगा तो स्पीड जो है डबल हो जाएगी। तो यहां तक भी बच्चा सोच लेता है कि ये रूट में है, टेम्परेचर 4 गुना करेंगे तो स्पीड डबल होगी। तो वो टेम्परेचर को सीधा 4 गुना कर देता है, 27 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही उसका आंसर कितना आ जाता है, 108 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो वो इसको टिक करके आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सुनो क्या गलती है इसमें, कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ ये किस यूनिट में है, केल्विन यूनिट में। तो हमें इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर हमें इनिशियली दे रखा है वो कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है 300 केल्विन। इसको हम केल्विन बदलेंगे तो कितना है, 300 केल्विन। यानी कि टेम्परेचर पहले कितना है, 300 केल्विन, और हम चाहते हैं कि V कितना हो जाए, डबल हो जाए। तो हम इस T को कितना करेंगे, 4 गुना करेंगे। तो टेम्परेचर को 4 गुना करेंगे तब जाके स्पीड डबल होगी। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 1200 केल्विन हो जाएगा। तो 1200 केल्विन होगा वो। तो 1200 डिग्री सेल्सियस आंसर नहीं करना है कि बस 1200 देख लिया हमने तो देखा ही नहीं कि क्या है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है। तो पहला ही ऑप्शन वो 1200 डिग्री सेल्सियस दे देगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर 1200 डिग्री सेल्सियस ना होके क्या होगा, 1200 केल्विन होगा। ना ये होगा और ना ही ये होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें कई बार आरएल सर्किट इस तरह से दे देता है कि आरएल में वीआर के अक्रॉस, या हमसे पूछ लेता है और हमारा ये आंसर वीआर 30 आता है, ये 40 आता है, 30 वोल्ट और 40 वोल्ट, और हमें नेट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज निकालना है। तो बच्चा क्या कर देता है कि 30 वोल्ट इस पे ड्रॉप, 40 वोल्ट इस पे ड्रॉप, तो टोटल ड्रॉप कितना हो जाता है, 70 वोल्ट हो जाता है। तो पहली चीज ये जो है बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ये दोनों एक ही फेज में नहीं है। ठीक है, वी आर और जो वीएल है वो एक ही फेज में नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं,
90 डिग्री पर होते हैं, इनके बीच में एंगल कितना होता है 90। तो VR 30 हो गया, VL 40 हो गया। तो हम फेजर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये साइनोसोडली वोल्टेज और वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, तो हम इनको एक रोटेटिंग वेक्टर फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वेक्टर की फॉर्म से अगर हम देखें तो वो रिजल्टेंट ही इनका V टोटल बन जाएगा, और वो कितना आएगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आएगा। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये 50 आएगा, तो ना कि 70 आएगा, क्या आएगा 50 आएगा। तो एक इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार बच्चा इस तरह की गलती करता है, देखो यहाँ पर ये Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखना है, और ये डिस्टेंस मान लो R है और ये भी डिस्टेंस कितनी है R है। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या लिखता है कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड, फॉर्मूला भी पता है उसको KQ बाई R स्क्वायर। देखो क्या गलती करता है, इसकी वजह से क्या लिखेगा, दूसरे वाले की वजह से KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया KQ बाई R स्क्वायर, इसकी वजह से भी आ गया KQ बाई R स्क्वायर। वो डायरेक्शन को नहीं देखता है, वो दोनों को हमने देखा कि KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर, और वो सिंपली ऐड कर देता है कई बार। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये, तो तुमने क्या लिखा है मैग्नीट्यूड लिखा है, ये तो तुमने क्या लिखा है मैग्नीट्यूड लिखा है। यहाँ पर डायरेक्शन भी देखनी कि ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, ये माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा प्लस, तो दोनों की वजह से एक ही तरफ है, तो वो नेट फील्ड यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ मैं प्लस Q चार्ज कर दूंगा तो देखो वो क्या करता है, इसकी वजह से ये लिख दिया, इसकी वजह से अब E नेट वो क्या लिख देता है कि E नेट वो लिख देता है E1 प्लस E2, और वो दोनों को जोड़ देता है KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर, तो उसका आंसर आ जाता है 2KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है। जो गलत है, क्यों गलत है ये वाला देखो, क्योंकि ये प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, और वो भी प्लस Q है तो इसकी वजह से इधर होगा। तो E एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर वेक्टर ही सम होगा। तो E नेट जो आएगा यहाँ पर दोनों अपोजिट में है, तो E1 प्लस E2 ना होके क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो KQ बाई R स्क्वायर और KQ बाई R स्क्वायर मिलके ये कितना बन जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं किसका, वेक्टर सम का, हम ध्यान नहीं देते हैं किसका, वेक्टर सम का, कि ई इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें अगर हम और देखें तो पोटेंशियल अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि एट पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होगा, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से वो लिख लेगा, देखो KQ बाई R, ठीक है। ऐसे इस चार्ज की वजह से प्लस Q चार्ज की वजह से, ये प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज की वजह से भी वो लिख देगा KQ बाई R, और दोनों को वो क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो उसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, KQ बाई R प्लस KQ बाई R, तो वो लिखेगा 2KQ बाई R। लेकिन यहां ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं, यहां पर ये सही हो जाएगा। गलत कब होगा, देखो कि जब यहां माइनस हो और वो इस माइनस का ध्यान ना दे, तो वो KQ बाई R दोनों को जोड़ देगा, 2KQ बाई R आएगा। अगर यहां माइनस है, अगर यहां क्या है माइनस है और यहां प्लस है, तो देखो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। KQ बाई R इसकी वजह से और KQ बाई माइनस KQ बाई R उसकी वजह से, माइनस की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव, और दोनों का बराबर है तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर यहां माइनस है यहां प्लस है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है, यानी कि पोटेंशियल लिखते टाइम हमें इस Q को कैसे रखना है, विद साइन रखना है। कैसे रखना है, विद साइन रखना है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर तुम लिख रहे हो, या तो तुम डायरेक्शन को पहले ही देख लो, तो फिर बस तुम्हें मैग्नीट्यूड लिखना है, फिर साइन देखने की जरूरत नहीं है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर। अब तुम्हें उस KQ बाई R स्क्वायर में Q को साइन के साथ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन देख चुके हैं, क्योंकि वो वेक्टर है
और जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें हम डायरेक्शन देखेंगे ही नहीं, तो हम उसमें साइन के साथ ही वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगला देखो, एक और गलती यहां पर क्या कर सकता है बच्चा। अच्छा, मैं इसमें क्या पूछना चाह रहा हूं, देखे तुम ट्राई करो कि फाइंड फोर्स बिटवीन चार्ज्ड रोड एंड पॉइंट चार्ज Q। तो इस पॉइंट चार्ज Q जो इसके इस एंड से A दूर है, और ये एक रोड है जिसपे टोटल चार्ज Q है, इसकी लेंथ L है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कितना फोर्स लग रहा होगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि कितना फोर्स इनके बीच में आपस में लग रहा होगा। तो एक बार इसको ट्राई करो, देखें कि कितना फोर्स तुम निकाल सकते हो। उस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पर क्या कर लेता है बच्चा, देखो कि वो फोर्स का फॉर्मूला लगाता है कौन सा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाता है तो वो वैल्यू रखता है, देखो उसको फॉर्मूला याद है, बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है उसने। तो एक तो हो गया चार्ज Q और एक हो गया Q। अब वो डिस्टेंस लेता है कि इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब वो डिस्टेंस कहां ले, थोड़ा यहां सोचता है वो कि क्या डिस्टेंस लू, A लू क्या, या फिर A प्लस L लू। तो फिर वो सोचता है कि A भी सही नहीं है क्योंकि उसकी तो डिस्टेंस आई नहीं, फिर वो A प्लस L लेता है तो कि यार ये तो ज्यादा आ गई, ये तो कम दूर है, तो सोचता है बीच में ले लेता हूं, बीच में यहां ले लेता हूं, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पर से यहां तक की डिस्टेंस ले लेता हूं। तो फिर वो क्या डिस्टेंस ले लेता है, ये A है, ये L/2 है, तो ये A प्लस L/2 ये डिस्टेंस ले लेता है, और यहां क्या रख देता है वो, A प्लस L/2 का होल स्क्वायर, और ये उसका आंसर बन जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्यों गलत है? पहली चीज, ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, हम पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए, ये तो पॉइंट चार्ज है लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इस पे हर जगह चार्ज फैला हुआ है पूरी L लेंथ पे, ऐसे चार्ज है इस पे। तो हर चार्ज की उससे डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां प्रेजेंट होगा वो यहां सब जगह एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो हम क्या लिखते हैं, KQ/R²। ये वो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और R उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड पता कर रहे हैं। तो यहां सब जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग अलग है। तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो फिर इस चार्ज पे जो इस रोड पे प्रेजेंट है सब पे एक जैसा फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जब चीजें बदल रही है तो हम कहां जाते हैं, इंटीग्रेशन पे। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें यहां से किसी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। हम यहां से कि x डिस्टेंस पे गए और इस पे हमने एक छोटा सा dx लेंथ का क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, और उस dx लेंथ का छोटा सा चार्ज हमने क्या मान लिया, dq मान लिया। तो अब ये दो पॉइंट चार्ज हो गए क्योंकि ये इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है, और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x। और इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो फिक्स हो गया, क्योंकि ये एक छोटा सा पॉइंट है, तो इसके इधर उधर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम इस पे फोर्स लिख सकते हैं, और वो फोर्स क्या लिखेंगे हम, F/dF, इस छोटे से dq चार्ज पे KQ1 ये, और ये चार्ज dq, और डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x²। तो ऐसे यहां से लेके यहां तक बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे, सब पे फोर्स निकालना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा, और सब चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स इधर 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 कहीं भी एलिमेंट लो सबकी वजह से फोर्स इधर होगा। तो वेक्टर सम करेंगे तो सबको सीधा जोड़ सकते हैं, हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपली इंटीग्रेट करोगे तो k बाहर आएगा, q बाहर आएगा, और ये dq। अब dq क्या लिखूं, इस छोटे से dx लेंथ में कितना चार्ज है, तो हम जानते हैं कि पूरी L लेंथ में कितना चार्ज है, q। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, q/L। तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, q/L इंटू dx। तो यहां पर हम q/dq की जगह क्या लिख सकते हैं,
Q बाई एल इंटू डी एक्स, और ये x पहले से ही था यहाँ पर। अब Q टोटल चार्ज जो इस पे है वो भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 1/x² dx। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे। देखो x हमने यहां से डिस्टेंस मानी है, तो पहला एलिमेंट यहां शुरू होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x इक्वल टू a। पहले एलिमेंट पे फोर्स, और लास्ट यहां से यहां तक जितने भी एलिमेंट है, तो लास्ट वाले एलिमेंट की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, a प्लस एल हो जाएगी। ये a है, ये क्या है, l है। ठीक है, तो यहां तो a लिख दिया, यहां क्या लिख दिया, a प्लस एल। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, k क्यू क्यू बाई एल, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, माइनस का 1/x माइनस का 1/x, और ये a और ये a प्लस एल। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो अपर लिमिट 1/a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट माइनस है, तो मैंने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको और अगर हम लिखें तो ये a इंटू ए प्लस एल ये आ जाएगा, और a प्लस एल माइनस एल यानी कि l से l कैंसिल हो जाएगा है, तो k क्यू क्यू बाई आर मिनिमम और r मैक्सिमम। देखो ये ट्रिक है जिससे तुम इस रिजल्ट को याद रख सकते हो कि क्या आंसर आया। देखो k क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे कि इस पॉइंट चार्ज से इस रोड की मिनिमम डिस्टेंस और इस पॉइंट चार्ज से इस रोड की मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस तो क्या हो गई a, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गई बताओ, a प्लस एल। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गई, a प्लस एल। तो k क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह r मिनिमम a हो जाएगा, l से l तो कैंसिल हो ही जाएगा, और ये r मैक्सिमम क्या हो गया, a प्लस एल। तो इस रोड की इस पॉइंट चार्ज से मिनिमम डिस्टेंस मल्टीप्लाई इस रोड की इस पॉइंट चार्ज से मैक्सिमम डिस्टेंस, तो तुम इससे इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। ये सबको याद होता है k क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, तो इस रिजल्ट को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि आर स्क्वायर की जगह आर मिनिमम भी आ गया और आर मैक्सिमम भी आ गया, जिसमें सारी रोड आ जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़े। देखो तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 20 सेकेंड। इसको भी ट्राई करो स्क्रीन पोज करके। xt ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 20 सेकेंड, कि फर्स्ट 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो डिस्टेंस पूछिए, ग्राफ दे रखा है, और डिस्टेंस बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है कि डिस्टेंस हमें किससे मिलती है, तो वो क्या निकाल लेता है, एरिया। तो एरिया क्या बनेगा, 1/2, बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 200। तो बच्चा ये लिख देता है कि 200 आ जाता है, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है सुनो, क्योंकि बच्चा ये नहीं देखता है कि ये ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है। मैंने ग्राफ का वीडियो बनाया था, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि ग्राफ में सबसे पहले ही हमें क्या देखना होता है कि ग्राफ किन दो वेरिएबल के बीच में। सवाल तो बाद में करना, पढ़ना भी बाद में, सबसे पहले तो ये देखना है कि किन दो वेरिएबल। तो एक एक्स है और एक टी है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लोगे तो क्या तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगी, क्या नहीं मिलेगी। किससे मिलती है, वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मिलती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। तो हमें वीटी ग्राफ तो दे नहीं रखा, हम साल भर सवाल करते रहते हैं, एरिया निकाल लेंगे, डिस्टेंस याद हो जाता है, रट जाता है, लेकिन एरिया किसका निकालना है ये याद नहीं करते हैं बच्चे। तो ग्राफ हमें दे रखा है एक्स और टी के बीच में, ठीक है, ना कि वी और टी के बीच में। अगर वीटी ग्राफ देता तो यही आंसर आता, वहां बस उसको बदलना होता, यहां वी लिख देता तो आंसर ये बन जाता, लेकिन उसने v की जगह क्या लिख दिया, वहां x लिख दिया, मतलब ये ग्राफ वीटी ग्राफ नहीं है जो एरिया निकाल के तुम डिस्टेंस निकाल लोगे। तो फिर क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जब भी xt ग्राफ हो फिर ग्राफ को रीड करेंगे। जब भी कौन सा ग्राफ हो, xt ग्राफ हो, और हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो फिर हम ग्राफ को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो हमें ग्राफ को क्या करना होगा, रीड करना होगा कि क्या हो रहा है। तो करते हैं। देखो तो डिस्टेंस का मतलब है कि कितना चला है, एक्चुअल पाथ होती है लेंथ की,
तो देखो जब t 0 है तो मुझे बताओ t 0 पे पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे। फिर देखो जब t इक्वल टू 10 हो गया तो पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका है, t इक्वल टू 10 पे x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 20, x 20 हो चुका है। फिर t इक्वल टू 20 पे बताओ x कितना हो चुका है, तो t इक्वल टू 20 यहाँ है, x कितना हो गया कम होके 0 हो गया। तो बस इसको बना लो, x एक्सिस पे पार्टिकल चल रहा है कि शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे था और x इक्वल टू 20 हो गया। तो t 0 पे था पहले और 10 सेकंड बाद वो कहां पहुंच गया 20 पे पहुंच गया, तो यहां से चला 20 पे पहुंच गया। फिर अगले 10 सेकंड में 20 से वापस कहां आ गया 0 से 20 और 20 से 0, तो देखो 20 मीटर तो इधर चला और 20 मीटर आते वक्त चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी 40 मीटर, तो आंसर 40 मीटर होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर कितना होता 0 होता, क्योंकि पहले भी x 0 है, x इनिशियल भी 0 है और x फाइनल भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछता अगर तो आंसर 0 होता। डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो एरिया नहीं निकालना है, xt ग्राफ है क्योंकि, ठीक है। आगे देखो, फाइंड रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। स्क्रीन पॉज करके इसको भी ट्राई करो और अपना आंसर निकालो और कमेंट करो क्या आंसर आता है। तो 5 kg ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, 10 न्यूटन फोर्स हमने लगाया है, पूछा गया है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो बच्चा देखो क्या गलती करता है कि बच्चा हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से सोल्व करने की कोशिश करता है। इसको फॉर्मूला याद है कि फ्रिक्शन फोर्स पूछा है और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो होता है म्यू इंटू एन, और म्यू कितना है 0.4 इंटू एन, एन कितना होगा उसको आता है एन निकालना, तो कि mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 रख देता है वो, और जैसे वो 50 रखता है फ्रिक्शन कितना आ जाता है 20 न्यूटन, क्योंकि उसको फॉर्मूले से आंसर निकालने की आदत होती है। लेकिन ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है, ये सही नहीं, ये क्या है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन में 20 मिलता है, पहला ही ऑप्शन मिलता है। अब ये गलत क्यों है वो सुनो। देखो सबसे पहले फ्रिक्शन के सवालों में हमें देखना होता है कि पार्टिकल चलेगा या नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और चलेगा रिलेटिव मोशन होगा तो फिर काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर्मूले से निकालते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कंडीशन से निकालते हैं कि कंडीशन की क्या डिमांड है, ठीक है। कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, एडजस्टेबल होता है नेचर में, तुम जानते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो कितना लगेगा वो हमें कंडीशन देख के डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक, तो रुकेगा ब्लॉक या चलेगा जब हम 10 न्यूटन से खींचेंगे। तो रुकेगा या चलेगा उसको पता करने के लिए रोकने वाला कौन है, लिमिटिंग होता है। लिमिटिंग सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन है जो रोक सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो लिमिटिंग कितना होता है वो हम किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं लिमिटिंग। लेकिन स्टैटिक हम कंडीशन देख के निकालेंगे। लिमिटिंग क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो कितने फोर्स तक मैक्सिमम ये रेस्ट पे रह सकता है, हमने 10 न्यूटन से खींचा है। अगर मान लो लिमिटिंग इससे ज्यादा आ गया तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो फिर स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक कितना लगेगा वो कंडीशन से निकालेंगे। मान लो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन से कम आ गया तो चल जाएगा तो काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक कितना लगेगा वो फॉर्मूले से निकालेंगे म्यू के इंटू एन से। तो यहां पर देखो कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो लिमिटिंग निकालते हैं। अब म्यू एस और म्यू के एक ही है क्योंकि एक ही दे रखा है हमें, अदरवाइज म्यू एस हम यहां लेते तो ये 0.4, एन हम निकाल चुके हैं 50, तो कितना आ गया 20 न्यूटन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम, मतलब 20 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम ये सरफेस इस ब्लॉक पे लगा के इसको रोक सकती है। 20 न्यूटन से ज्यादा जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे ये ब्लॉक यहां से हिलेगा भी नहीं। तो तुमने कितना लगाया 10 न्यूटन, तो बताओ अगर हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो क्या फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगा देगा क्या? इधर सोच के देखो इस चीज को कि हमने इधर 10 न्यूटन लगाया और फ्रिक्शन ने 20 न्यूटन लगा दिया,
मतलब हमने इधर खींचा 10 से और फ्रिक्शन उधर ले गया, तो ये तो जादू हो गया ना कि हम इधर खींच रहे हैं वो उधर जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और चलाया किसने? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और वो ही चला रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। ये सरफेस तो रुकी हुई है खुद और इस ब्लॉक को चला रही है, ऐसा फ्रिक्शन नहीं करेगा। फ्रिक्शन को मोशन से प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिलेटिव मोशन से प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि ये तो गलत आंसर है 20 न्यूटन जो तुमने निकाला। तो सही क्या है वो देखते हैं। देखो कि हमने देखा कि जो अप्लाइड फोर्स है एफ अप्लाइड, वो तो लिमिटिंग से क्या है? कम है। कि जो चलाने वाला फोर्स है 10 न्यूटन, वो रोकने वाला जो फोर्स है 20 न्यूटन, उससे क्या है? कम है। तो इसका मतलब ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट पे। और रेस्ट पे रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। अब स्टैटिक कितना लगेगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक कंजूस फ्रिक्शन है, कंजूस फोर्स है, वो उतना ही लगता है जितनी जरूरत है। तो तुमने 10 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके कितना लग सकता है? मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 20 तक लग सकता है, लेकिन लगेगा कितना? जितनी जरूरत है। तो हमने 10 न्यूटन से खींचा, वो 20 तक लग सकता है, लेकिन लगाएगा कितना? 10 ही लगाएगा। तो वो 10 लगा के इसको रोक लेगा। तो जैसे हम इधर 10 न्यूटन लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे कितना लग जाएगा? 10 न्यूटन लग जाएगा और ये इसको रोक लेगा। तो एक बच्चा ये गलती करता है क्योंकि फॉर्मूले से आंसर निकालने की आदत होती है, जबकि यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है उसको। हर जगह फॉर्मूले से काम नहीं चलता। अगला देखो कि किसी पार्टिकल के हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1। तो हमसे स्पीड पूछी गई है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है टाइम के साथ। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदल रहा है तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो Vx आ जाएगा, और Vx कितना आएगा? 40 आएगा। ऐसे y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है उसका टाइम के साथ, मतलब y में भी चल रहा है, तो y में वेलोसिटी उसकी ये आ जाएगी dy बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो उसकी x में वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे पूछी गई है, तो यहाँ t1 रख दो तो कितनी आ जाएगी x में वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 1 पे। y वाली वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही, अगर यहाँ भी t होता तो यहाँ भी 1 रख देते। तो y वाली वेलोसिटी तो कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अब उसकी स्पीड निकालनी है। तो बच्चा क्या करता है कि x में तो 4 से चल रहा है, y में 3 से चल रहा है, तो स्पीड आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? गलत है कि x में 4 से चल रहा है, y में 3 से 7 से चल गया, 4 और 3 7 हो गए। नहीं, ये वेक्टर है। वेलोसिटी जो है हमें क्या निकालना है? देखो स्पीड निकालनी है। स्पीड भले स्केलर है, लेकिन कौन सी स्पीड निकालनी है हमें? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अगर तुम उसका मैग्नीट्यूड ले लो तो वही क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। तो पहले वेलोसिटी निकालो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। और वेलोसिटी 3 और 4 साथ करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 अलग डायरेक्शन में, 4 अलग डायरेक्शन में। तो पहले तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर मतलब x कंपोनेंट वेलोसिटी का i कैप, y कंपोनेंट वेलोसिटी का j कैप, x कंपोनेंट हो गया 4i कैप, y कंपोनेंट हो गया 3j कैप। तो ये तो आ गया इसका v वेक्टर। अब इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो तुम सब जानते हो, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर 5 होगा, ना कि 7 होगा। ठीक है। और देखो कई बार इस तरह से सरफेस टेंशन में हम एक सोप सॉल्यूशन में इस फ्रेम को डिप करके निकाल लेते हैं, और हम इसको ऐसे खींच रहे मान लो F फोर्स से, तो इसका एरिया बढ़ेगा। इस सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है उसका क्या बढ़ेगा? एरिया बढ़ेगा। ठीक है। तो ये इस पे यहां सरफेस टेंशन लगाएगा, और ये जो सरफेस टेंशन T लगेगा तो इसका एरिया भी बढ़ेगा। अब देखो सरफेस टेंशन फोर्स जो यूनिट लेंथ पे लगता है, यूनिट लेंथ पे फोर्स लगता है T, तो ये L लेंथ है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? TL फोर्स लग रहा है। हम इधर कितने फोर्स से खींच रहे हैं? X, और हम इसको स्लोली क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं।
ठीक है, या छोड़ो मूव कराना है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है, कौन? ये जो सरफेस टेंशन फोर्स ये ऊपर लगा रहा है इस स्लाइडर पे, और नीचे की तरफ इस पे फोर्स mg लग रहा है, और ये बैलेंस्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम ये लिखेंगे कि नीचे जो mg लग रहा है उसको ऊपर जो TL लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है? तो अगर तुम ये लिखते हो तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस स्लाइडर पे ओनली इस तरफ भी सरफेस नहीं है, पीछे की तरफ जो सरफेस है वो भी कांटेक्ट में। जैसे एक पेपर ले लो, उस पेपर में अगर अपन देखें तो इस तरफ सामने की तरफ भी सरफेस है, पीछे की तरफ भी सरफेस है, तो दोनों तरफ उस पे सरफेस है। तो ये जो स्लाइडर है वो दोनों तरफ ही कांटेक्ट में रहेगा, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। तो आगे की लेंथ में भी TL L लेंथ में TL लगेगा, और पीछे जो सरफेस है इसके पीछे की तरफ वो भी L लेंथ में TL फोर्स लगाएगी। तो इसमें दो सरफेस है और सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो आगे वाली सरफेस पे भी मॉलिक्यूल इससे चिपके हुए हैं और पीछे वाली सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है वो भी चिपके हुए हैं। तो आगे वाले भी TL से खींचेंगे, पीछे वाले भी TL से खींचेंगे, तो बैलेंस इक्विलिब्रियम में TL आगे लगेगा और TL ही पीछे लगेगा। तो ये सही होगा, ना कि वो सही होगा। तो ये एक यहां बच्चा गलती करता है। और एक गलती होती कि जब स्फेरिकल ड्रॉप की बात है तो उसमें एरिया तो लिखते हैं हम क्या, 4 पाई r स्क्वायर, अगर रेडियस r है, सरफेस एरिया। लेकिन अगर वही स्फेरिकल ड्रॉप की जगह क्या है, बबल है, ठीक है, सोप बबल है, तो इस केस में एरिया 4 पाई r स्क्वायर ना लिख के इसमें डबल एरिया होता है। कितना होता है? 8 पाई r स्क्वायर। तो इसमें एरिया जो है 8 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें देखो, क्योंकि ये स्फेरिकल ड्रॉप है तो अंदर पूरा लिक्विड है, अंदर लिक्विड है, बाहर एयर है। ये सरफेस अगर हम देखें तो यहाँ लिक्विड है, अंदर भी लिक्विड है और यहाँ एयर है, तो एक इंटरफेस है यहाँ पर। ये तो लिक्विड है और अंदर तो लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड तो सेम ही है, तो ये लिक्विड और ये एयर, एक इंटरफेस है। सोप बबल में क्या होता है कि बाहर तो एयर है और अंदर क्या है, लिक्विड, अंदर भी एयर है, और ये सरफेस किसकी है, लिक्विड की। तो एक तो ये बाहर एयर और ये लिक्विड, ये इंटरफेस, और अंदर एयर और ये सरफेस किसकी है, लिक्विड की। तो एक इंटरफेस लिक्विड एयर का ये हो गया। तो एयर लिक्विड, लिक्विड एयर, तो दो इंटरफेस हो गए, तो एक सरफेस ये वाली और एक सरफेस ये वाली, तो टोटल दो सरफेस हो गई। एक सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो दो सरफेस का एरिया हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर। तो सोप बबल है उसमें एरिया 8 पाई r स्क्वायर, और ड्रॉप है तो उसमें एरिया 4 पाई r स्क्वायर। और अगर एयर बबल है किसमें, इनसाइड द लिक्विड, ये लिक्विड है मान लो, ये वाटर है, तो वाटर के अंदर ये एयर ड्रॉप है, एयर बबल है, सॉरी, तो ये एयर बबल है, तो अंदर क्या है देखो, एयर, और ये किसकी है, ये सरफेस किसकी है, लिक्विड की, और इसके बाहर भी क्या है, लिक्विड, तो ये लिक्विड, बाहर भी लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड कोई अलग इंटरफेस नहीं है। ये लिक्विड, ये एयर, तो अंदर तो एयर है फिर लिक्विड है, तो एयर और लिक्विड का इंटरफेस है। बाहर वाला इंटरफेस देखो लिक्विड, और ये सरफेस भी लिक्विड की है, तो लिक्विड लिक्विड एक ही इंटरफेस है, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, लिक्विड एयर, एयर लिक्विड, इस तरह से। तो लिक्विड और लिक्विड इसको हम इंटरफेस मानेंगे ही नहीं, तो एक तरह से ये एयर की ड्रॉप ही हो गई, तो इसमें एक सरफेस होगी, एक सरफेस होगी, तो इसके लिए एरिया लिखा जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ये भी छोटी छोटी गलतियां जो होती है। और छोटी मिस्टेक में हम बात करें तो पावर, हम जब लेंस की पावर निकालते हैं, पावर डायोप्टर में निकालते हैं, तो ये हमें किस यूनिट में रखनी होती है, मीटर में। जनरली ये सेंटीमीटर में आती है, तो ये मीटर में रखेंगे पावर निकालने के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हम किसी लिक्विड की हीटिंग कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको, और हीट दे रहे हैं हम, कोई मान लो कि हमारे पास गीजर है या फिर कोई हीटर है जिससे हम किसी लिक्विड को हीट दे रहे हैं या फेज चेंज कर रहे हैं, तो जो उसकी पावर होती है, में गीजर की पावर हो गई या फिर हीटर की पावर हो गई, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसकी पावर जो है वो हम V × I,
या आई स्क्वायर आर, इनसे निकालते हैं और इनसे जो पावर की यूनिट आती है वो किस में आती है, जूल में आती है। तो ये पावर जो है वो जूल यूनिट में होती है। और यहां से जो तुम निकालते हो एम एच डेल्टा टी से क्यू, ये तो सेकंड में हो गया। अब ये अगर तुमने जूल में नहीं रखा तो फिर पावर बैलेंस नहीं होगी दोनों साइड। इधर तो जो है जूल पर सेकंड है, इधर तो जूल पर सेकंड है, यानी कि ये जो पावर है तुम्हारे पास वॉट में होती है, तो ये पावर तो वॉट में होती है, ये जूल पर सेकंड है। अगर इधर जूल पर सेकंड नहीं हुआ तो बैलेंस नहीं होगा। अब ये क्यू जूल पर सेकंड, ये क्यू जूल में कब आएगा, जब स्पेसिफिक हीट हमारी क्या हो, जूल पर केजी केल्विन ऐसे यूनिट में हो। अगर ये कैलोरी में ले लिया तुमने तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ऐसे तुमने ले लिया, तो फिर तुम इससे जो आंसर आएगा क्यू का वो कैलोरी में आएगा, और आंसर कैलोरी में आएगा तो फिर तुम्हें उसको जूल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो हमेशा आंसर वॉट में ही दिया रहेगा। वॉट होता है जूल पर सेकंड, कैलोरी पर सेकंड नहीं। तो इधर जूल पर सेकंड है तो इधर भी आंसर हमेशा क्यू का जूल में ही लाना है, ठीक है। अगर कैलोरी में आना है तो फिर उसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदलो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही m इंटू एल में एल जब रख रहे हो तो एल को अगर कैलोरी पर ग्राम में रख रहे हो तो आंसर कैलोरी में आएगा इस ml का, ठीक है, कैलोरी में आएगा। और उधर है जूल पर सेकंड यानी कि वॉट, तो इधर फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो लेटेंट हीट को ही फिर जूल वाली यूनिट में रखो, या तो स्पेसिफिक हीट को जूल वाली यूनिट में रखो। अगर कैलोरी वाली यूनिट में रख रहे हो तो फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा। वो नहीं करने से जो आंसर आता है वो भी ऑप्शन में होता है। और छोटे मोटे डिफरेंस की बात करें तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं के Q1 Q2 बाई आर आता है, यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं आता, Q1 Q2 बाई आर आता है। और ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो उसमें एक Q हट जाता है और उसमें भी आर ही आता है। ऐसे फोर्स की बात करें तो के इसमें दो क्यू आते हैं और आर स्क्वायर आता है यहाँ पर। और इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें तो इसमें एक ही क्यू आता है लेकिन आर स्क्वायर आता है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड इनमें एक एक क्यू आते हैं लेकिन इसमें आर आता है, इसमें आर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें कंफ्यूज करता है, कई बार इस छोटी सी गलती की वजह से भी सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताई है। तो ये वो मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, ठीक है, उनको सब कुछ पता होते हुए भी ये मिस्टेक हो जाती है। तो मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूंगा और उनके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।